नमस्कार, 20 मिनट में 20 खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम है। भरतपुर जिले के कामा से फिल्मी स्टाइल में लूट की वारदात का मामला सामने आया है। यहाँ 2 दवा सप्लायरों की कार को बाइक सवार 3 हथियारबंद बदमाशों ने रोक लिया और कट्टा दिखाकर करीब 1.5 लाख रुपए की नकदी और चेक लूट लिए। भरतपुर से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक भरतपुर की शंकर मेडिकल एजेंसी के 2 दवा सप्लायर अनिल शर्मा और महेंद्र चंद्र शर्मा सोमवार को मेडिकल स्टोर से रकम लेकर भरतपुर लौट रहे थे। डीग हाईवे पर इंद्रौली गाँव के पास बाइक पर सवार 3 हथियारबंद बदमाशों ने उनकी वैन को रोक लिया और फिर कनपट्टी पर कट्टा लगाकर रुपयों से भरा बैग लूट लिया। इतना ही नहीं, लूट के दौरान बदमाशों ने दोनों के साथ मारपीट भी की। वारदात की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची कामा थाना पुलिस ने नाकेबंदी कराकर मामले की जांच शुरू कर दी। हम कामा से पैसे लेके आ रहे थे तो यहाँ सत्संग भवन के सामने से लेकर आगे निकले। उसके आगे से 3 जने पल्सर पे आए थे मोटरसाइकिल पे और आगे लगाने लगे। तो एक्सीडेंट करके आए, एक्सीडेंट करके हमारी गाड़ी लग मत्ती हुई है तो आगे लगा के 2 जने उतरे। दो ने ड्राइवर को चाबी और पैसा घुसा मार रहे। एक जने ने मेरे कट्टा लगा के और बैग मेरे पैर के नीचे से खसा के ले गए। ये सुजानगढ़ के गांधी आश्रम के सामने स्थित JKC गार्डन है, जहां सोमवार रात एक स्कॉर्पियो गाड़ी पार्क की गई थी। लेकिन जब मंगलवार सुबह स्कॉर्पियो गाड़ी का मालिक गार्डन पहुंचा तो वहां से गाड़ी गायब थी। गाड़ी गायब होने की खबर से लोग सख्ते में आ गए। फिर गाड़ी के मालिक ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की जांच की तो सीसीटीवी फुटेज में जो कुछ नजर आया उसे देखकर सबके होश उड़ गए। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरों से जो कुछ समझ में आया उसके मुताबिक कुछ लोग स्विफ्ट कार में सवार होकर आए, जिसमें से 2 व्यक्ति गार्डन के अंदर घुसे और गार्डन का ताला तोड़कर स्कॉर्पियो ले उड़े। खास बात ये रही कि इस दौरान उसके 2 साथी बाहर निगरानी करते रहे ताकि किसी के आने पर वो सबको अलर्ट कर सके। सीसीटीवी कैमरों में बदमाशों की तस्वीर तो साफ नहीं है, लेकिन इसी तस्वीर को आधार बनाकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कल शाम को 7:30-8 बजे हम यहाँ से हमारी गाड़ी खड़ी करके चले गए थे और रात को ताला दे के हम हमारे घर पे थे। एकदम हमारा पीछे ही हमारा घर है। और सुबह जब हमारा माली यहाँ पे पानी देने के पेड़ पौधों में लिए आता है तो सुबह ताले टूटे हुए मिले और गाड़ी यहाँ पे नहीं थी। तो उसने मेरे को फ़ोन किया और बोला कि गाड़ी नहीं है यहाँ पे। पुलिस ने रविवार को भरतपुर के नगला कुंदन में दबिश के दौरान ऑनलाइन ठगी की वारदातों में शामिल मेवात गिरोह के 7 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 7 ट्रैक्टर, 2 कार, 1 बोलेरो, 3 बाइक, 1 लैपटॉप, 7 मोबाइल, 43 पासबुक, 12 ATM कार्ड, 4 चेकबुक और लगभग 3.5 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। नगला कुंदन गाँव में भरतपुर पुलिस आंध्र प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करने पहुंची थी और यहां कार्रवाई के दौरान उन्होंने जबरदस्त विरोध का भी सामना करना पड़ा था। जवाब में पुलिस को टीयर गैस और लाठीचार्ज तक करना पड़ गया था। वहां पे इनको रेजिस्टेंस का थोड़ा सा जोराजारी का सामना भी करना पड़ा इस गांव से। पर अच्छी बात ये रही कि इस गांव को फिर घेर के और प्रॉपर मौके को काबू में किया गया, एरिया को डोमिनेट किया गया और वैसे करते हुए OLX की ठगी करने वाले और अन्य तरह के बदमाशान कुल 7 गिरफ्तार करने में इस टीम ने कामयाबी हासिल की है। काले कपड़ों में मुंह छिपाए पुलिस की गिरफ्त में बैठे ये दोनों बेहद ही शातिर बदमाश हैं और अपहरण इनका पेशा है। इन दोनों बदमाशों को दौसा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि इन दोनों ने लालसौट इलाके में एक होटल में खाना खाने आए 21 साल के लड़की का अपहरण कर लिया था। अपहरण करने के बाद इन दोनों ने उसकी फिरौती के लिए 5 लाख रुपए की डिमांड रखी थी, लेकिन पुलिस ने जाल बिछाकर इनकी मंशा पर न केवल पानी फेर दिया बल्कि इन दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया। अब पुलिस ये जांच करने में लगी है कि इन दोनों के साथ अपहरण की वारदात में कोई और तो शामिल नहीं था। और भी साथी है जिनकी तलाश जारी है। इन्होंने अपहरण करने के बाद इससे फोन भी करवाया था इसके घर वालों को, जिसमें 5 लाख रुपए की इन्होंने फिरौती की मांग करी। हाँ, न्यायालय में इनको बापरदा गिरफ्तारी करके इनको पेश किया गया है। अभी इनको PC कम जैसी जेल दौसा भिजवाया जा रहा है। उसके बाद रिमांड लेके अनुसंधान किया जाएगा। इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर एक से बढ़कर एक जो साइकिलें देख रहे हैं वो चोरी की हैं। और खास बात यह है कि ये सभी साइकिलें एक ही शख्स ने कोटा के अलग अलग इलाकों से उठाई है। पुलिस की गिरफ्त में आया ये वासुदेव है, जिसकी तलाश पुलिस लंबे अरसे से कर रही है।
और गिरफ्तार होने के बाद वासुदेव ने ही अपने ही चोर अड्डे का पता बताया, जहां पुलिस को 29 साइकिल और 5 बाइक मिले। वासुदेव का कहना है कि उसने कोटा के नयापुरा क्षेत्र में कलेक्ट्रेट, अदालत परिसर, सीबी गार्डन, नागाजी का बाग इलाके से साइकिलें उठाई थी। बताया जा रहा है कि पुलिस ने जो साइकिलें और बाइक्स बरामद की है, उनकी कीमत 6 लाख से भी ज्यादा है। पिछले महीने 2 महीने से अपने सीबी गार्डन, किशोर सागर यहाँ साइकिलों की चोरियाँ हो रही थी। तो श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार थाने पे एक टीम बनाई गई। टीम को शिविर में लगाया गया। सुबह सुबह रेकी भी की गई, जिसमें ये सुबह एक लड़का मिला, उसको लाकर थाने पूछताछ की, जिसे 29 साइकिलें और 5 मोटरसाइकिलें बरामद हुई है। फिल्म अभिनेता सलमान खान को जोधपुर जिला एवं सेशन कोर्ट से हाजिर माफी मिल गई है। कांकड़ी हिरन शिकार और आर्म एक्ट मामले में सलमान को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो कोरोना संक्रमण का हवाला देकर कोर्ट में पेश नहीं हुए। इसके बाद जिला एवं सेशन जिला जज राघवेंद्र काशवाल की कोर्ट ने उन्हें हाजिरी माफी देते हुए इस मामले की सुनवाई टाल दी और 16 जनवरी की नई तारीख दे दी। आपको बता दें कि बहुचर्चित हिरण शिकार और आर्म एक्ट मामले में सलमान खान के वकीलों ने उनकी ओर से हाजिरी माफी की अर्जी लगाई थी, जिसे कोर्ट ने मान ली। इससे पहले 28 सितंबर को सलमान को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन उस वक्त भी वो कोरोना का हवाला देकर कोर्ट नहीं आए थे। ये पूरा मामला 22 साल पहले का है, जब अक्टूबर 1998 में सलमान खान पर जोधपुर में अपनी फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान कांकड़ी गांव की सरहद पर 2 काले हिरणों का शिकार करने का आरोप लगा था। कोटा जिले में कालीसिंध नदी पर 1595 करोड़ की लागत से नोनेरा बांध निर्माण के कार्य ने गति पकड़ ली है। इस बांध के पूरा होने के बाद कोटा, बूंदी और बारां जिले के 752 गांवों के लोगों की प्यास बुझ सकेगी। नोनेरा बांध के निर्माण कार्य का जायजा लेने के लिए सोमवार को पूर्व विधायक भवानी सिंह रजावत ने यहां का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इस परियोजना के अधिशासी अभियंता पीके गुप्ता, सहायक अभियंता दुलेचंद और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस बांध के निर्माण का काम तेज गति से चल रहा है और सितंबर साल 2022 तक इसका निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि इस बांध के बन जाने से कोटा के 356, बूंदी के 373 और बारां जिले के 23 गाँवों को लाभ मिल सकेगा। इन सभी गाँवों की जनसंख्या लगभग 9,24,000 है। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी ने वाजपेयी जी के सपने को साकार करते हुए पूरे देश में जिस तरह यहाँ नोनेरा डैम बन रहा है, वैसे ही पूरे देश में इस तरह के डैम बनाए जा रहे हैं नदियों पर। ताकत और दांव पेच दोनों का सही कॉम्बिनेशन देखना हो तो फिर कुश्ती से बेहतर कोई दूसरा खेल नहीं। भरतपुर के महारानी किशोरी व्यायामशाला की ओर से आयोजित दंगल में भी जब महिला पहलवानों ने अपनी ताकत और दांव पेच का प्रदर्शन किया तो देखने वाले देखते रह गए। इस दंगल में भरतपुर के अलावा प्रदेश के दूसरे हिस्सों के साथ साथ यूपी और हरियाणा की भी महिला पहलवानों ने हिस्सा लिया। खास बात यह है कि इस बार इस दंगल में जिला केसरी के फाइनल मुकाबले में दीक्षा ने बबली शर्मा को चितकर खिताब पर कब्जा जमा लिया। इसी तरह कुम्हेर केसरी के खिताब को सोनम साबोरा ने शीतल को पराजित कर विजेता का खिताब जीता। और ये पिछले 24 साल से होता आ रहा है। बड़ा शांति प्रिय दंगल होता है। इसमें आज भी दिल्ली से, मेरठ से, राजस्थान से पूरे से लड़कियाँ आई हैं और कुछ नई पहलवान भी आई हैं, कुछ पुरानी पहलवान भी आई हैं। कोरोना के चक्कर में थोड़ी सी पहलवान कम आई हैं, इसलिए हमने ये इस दंगल के लिए इस लिमिटेड जगह पर रखा है जहाँ सैनिटाइजर का पूरा इंतजाम किया हुआ है। 257 दिनों के बाद गोविंद देव जी मंदिर के जब कपाट खुले तो फिर भक्तों का तांता तो लगना ही था। कोरोना संक्रमण की वजह से गोविंद देव जी मंदिर के पट 8 महीने पहले बंद कर दिए गए थे, जिसे भक्तों की मांग पर फिर से खोल दिया गया है। हालांकि कपाट खोलने के साथ साथ ये भी ताकीद की गई है कि मंदिर में कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाए। कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक गोविंद देव जी मंदिर में भक्त सुबह 7:45 बजे से दोपहर 12 बजे तक झांकियों के दर्शन कर सकेंगे। हालांकि सुबह मंगला झांकी में लोगों का प्रवेश निषेध रहेगा। वहीं शाम के समय 4 बजे से लेकर 6:30 बजे तक भक्त मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन कर सकेंगे। मंगला झांकी की तरह शयन झांकी में भी लोगों को आने की अनुमति नहीं दी गई है।
गोविंद के भक्तों के लिए आज बेहद ही सुकून देने वाला दिन है। आज जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर के पट जो है वो खुल गए हैं। भक्तों के लिए ये पट जो है वो आज से खोल दिए गए हैं। कोरोना के चलते करीब 8 महीनों से भक्त जो है वो दर्शन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आखिरकार आज जो है वो मंदिर के पट खोल दिए गए हैं भक्तों के लिए। और कोरोना गाइडलाइन की यहाँ पर पूरी तरह से पालना जो है वो कराई जा रही है। मौका शादी का है, वो भी एक नहीं 2 बहनों की, लिहाजा जश्न और रीति रिवाजों के पालन की परंपरा यहाँ भी बदस्तूर जारी है। ये शादी सिरोही के पालड़ी एम पुलिस थाने में खाना बनाने वाले मंछाराम की बेटी की है। मंछाराम बावर्ची हैं और उनकी तनख्वाह इतनी नहीं कि धूमधाम से अपनी बेटी की शादी कर पाते। ऐसे में उनकी परेशानी दूर करने का जिम्मा पालड़ी एम पुलिस में तैनात दूसरे पुलिस वालों ने उठाई। साथ ही यहाँ के स्टाफ ने न केवल शादी का पूरा खर्च उठाया, बल्कि मंछाराम की बेटियों की शादी में 1,01,000 का मायरा भी भरा है। खास बात यह है कि जैसे ही पालड़ी एम थाने की ओर से भरे गए इस मायरे की रस्म की खबर आसपास के लोगों को मिली, वो भी ये अनूठी शादी देखने पहुंच गए और यहाँ लोगों की भीड़ लग गई। मंछाराम की दोनों बेटियों की शादी तो धूमधाम से हो गई, लेकिन जिस तरह से यहाँ कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ है, उससे पालड़ी एम थाने के पुलिस स्टाफ की कार्यशैली पर सवाल भी उठ रहे हैं। बढ़ते आगे 20 मिनट में 20 खबरों में आपको दिखाते हैं अब दूसरे प्रदेश की खबरें। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 4 दिसंबर से 120 दिन के देशव्यापी दौरे पर निकल रहे हैं। शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से होगी। नड्डा हरिद्वार में संतों के आशीर्वाद के साथ अपनी यात्रा शुरू करेंगे। प्राथमिकता में वो राज्य है जहां चुनाव नजदीक है। नड्डा अपने इस उत्तराखंड दौरे में मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी, जनप्रतिनिधि, संगठन की टॉप लीडर्स से लेकर संगठन की प्राथमिक इकाई बूथ लेवल तक के पदाधिकारियों के साथ भी मीटिंग करेंगे। पहला मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के साथ वो बैठेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, जनता की क्या अपेक्षा है, उनको पूरा करने के लिए और कितनी ऊर्जा एनर्जी लगाई जा सकती है। उसके बाद महामंत्री संगठन अलग अलग बैठकें करेंगे, कोर कमेटी के साथ बैठक होगी। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि नड्डा अपने दौरे के आखिरी दिन किसी एक बूथ और एक मंडल पर जाकर वहां के पार्टी वर्कर्स के साथ मीटिंग करेंगे। ये एक तरह से ग्राउंड जीरो पर सरकार और संगठन के कामकाज की असली समीक्षा होगी। उसके बारे में जो तमाम सारे दिशा निर्देश समय समय पर नेतृत्व की तरफ से मिलता है, क्या उसको कार्य परिणित हम बूथ लेवल पर कर रहे हैं, इस बात का फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन वो खुद लेंगे, फर्स्ट हैंड जानकारी वो खुद लेंगे। तो बहुत बड़ी बात है। संगठन की सबसे पहली इकाई माने जाने वाले बूथ लेवल पर बीजेपी में 21 लोगों की कार्यकारिणी होती है। प्रदेश में 11,000 बूथ हैं और बीजेपी कहती है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। इसलिए नड्डा का दौरा पार्टी, संगठन और सरकार के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण होगा। अल्मोड़ा जिले में पिछले कई महीनों से बारिश नहीं हुई है, जिससे किसानों ने रबी की फसल की बुआई नहीं की है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की भी किल्लत होना शुरू हो गया है। वैज्ञानिक भी मान रहे हैं कि बारिश न होने और जंगलों में आग लगने से कई बीमारियां हो सकती है। जहां तक जो है विंटर क्रॉप का सवाल है, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो डेफिनेटली एक तो ड्राई सीजन होगा और विंटर क्रॉप भी जो है इसे सफ़र करेगी। और इसके साथ साथ में ये भी हम कह सकते हैं कि जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं लोगों में, त्वचा से संबंधित या श्वसन से संबंधित जो बीमारियां होंगी वो भी जो है बढ़ती हैं। कृषि विभाग भी इस साल बारिश नहीं होने से किसानों को नुकसान की आशंका जता रहा है। सर्दियां आ चुकी है, लेकिन किसान अभी तक गेहूं की बुआई नहीं कर सका है। इस मौसम में अभी तक सिर्फ 3 से 4 mm तक ही बारिश हुई है, जो खेती के लिए बड़ा संकट है। पहाड़ के कई गाँवों में खेती सिर्फ बारिश पर ही निर्भर है। अगर समय रहते बारिश नहीं हुई तो किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। जिले में लौटे कुछ प्रवासी भी खेती कर रहे थे, जिन्हें भी बड़ा झटका लग सकता है। कृषि बिल पर मचे घमासान के बीच शिमला के सेब किसानों ने वहां खुले एक निजी केंद्र पर खरीदारी को फायदेमंद करार दिया। शहर में इस निजी केंद्र को करीब 10 साल पहले खोला गया था। किसानों का दावा है कि इसके खुलने के बाद वहां काफी फायदा पहुंचा है। इस निजी केंद्र के शहर में खुलने से किसानों का बाहर जाकर उनको अपनी फसल बेचने का
खर्च बच गया है। उन्होंने ये भी बताया कि देश की दूसरी मंडियों में मोल भाव से होने वाली परेशानी से भी उन्हें छुटकारा मिला। वो इसी निजी केंद्र पर जाकर अपनी सेब की फसल को बेचकर अपना घर चलाते हैं। हम सेब सारा इनको दे रहे हैं, हमको बहुत सारा फायदा हुआ। पहले हम दिल्ली जाते थे और कहीं यहाँ भी आते थे, हमारा बर्बाद शोषण होता था वहाँ पे। नैनीताल में ब्रिटिश राज के चिन्ह इन भवनों में आज भी देखे जा सकते हैं। 1884 में कुमाऊं कमिश्नर की याद में बना रैमजे अस्पताल उस दौर की कहानी आज भी कह रहा है। गॉथिक शैली में बने नैनीताल का राजभवन, चर्च, स्कूल और होटल भी सैलानियों को अपनी ओर खींचते हैं। 150 साल से भी ज्यादा पुराने इस भवनों को साल 1841 के बाद अंग्रेजों ने शहर की बसासत के साथ बनाया था। अस्पताल, शेरवुड हाउस और सबसे पुरानी कोठी पिलग्रिम लॉज भी इतिहास के पन्नों को खोलते हैं। ब्रिटिश कंट्री बंगलो स्टाइल यानी इंग्लैंड शहर की बाहरी शैली में तैयार इन भवनों की बनावट ऐसा है कि दूर दराज से आने वाले पर्यटक भी इनको जानने और समझने के लिए पहुंचते हैं। नैनीताल शहर में 140 हेरिटेज भवन हैं, जिनकी रखरखाव की भी चिंता बढ़ने लगी है। शहर के मेट्रोपॉल होटल का अस्तित्व खत्म होने की कगार पर है, तो रैमजे अस्पताल का हाल भी इससे जुदा नहीं है। हालांकि डीएम कार्यालय और कमिश्नरी भवन के साथ निजी होटलों का रखरखाव कुछ हद तक जरूर हुआ है, लेकिन हेरिटेज एक्ट न होने के चलते इनको बचाने की चुनौती अब भी खड़ी है। झारखंड के धनबाद से एक दहशत से भर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन कर रहे कुछ बेरोजगार पुलिस से भिड़ गए। बवाल तब हुआ जब फैक्ट्री में नौकरी देने की मांग पर ये लोग वहां प्रदर्शन करने पहुंचे, लेकिन फैक्ट्री वालों ने उनसे निपटने के लिए पुलिस बुला ली, जिससे प्रदर्शन में शामिल कुछ बेरोजगार भड़क गए और पुलिस वालों पर पथराव शुरू कर दिया। हालात बिगड़ते देख पुलिस वालों ने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी और धीरे धीरे पीछे हटने लगे। सामने आई एक तस्वीर में प्रशासन के कुछ लोग तो अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर घटना वाली जगह से भागते हुए दिखाई दिए, लेकिन ये हंगामा यहीं शांत नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और प्रशासन की गाड़ियों को निशाना बनाकर पथराव कर दिया, जिसमें कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इसके बाद हंगामा कर रहे लोगों ने सीमेंट की फैक्ट्री पर हमला बोल दिया और वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी। प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों ने तो फैक्ट्री के अंदर भी जमकर पत्थर फेंके। बताया गया कि इस पत्थरबाजी में कई लोग घायल भी हो गए। लद्दाख में जोजिला दर्रे से सांसें रोक देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें बर्फ में फंसे 5 लोगों को सीमा पर सड़क बनाने वाले संगठन BRO के जवान बचाते नजर आए। ये लोग एक गाड़ी में सवार थे जो पहाड़ी से बर्फ गिरने की वजह से फंस गए, जिसके बाद जोजिला दर्रे में सड़क से बर्फ हटाने के काम में जुटे BRO के जवान वहां पहुंच गए और एक मशीन से वहां जमी बर्फ हटाते नजर आए। पहाड़ी से इतनी ज्यादा बर्फ गिरी थी कि गाड़ी का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो रहा था। गाड़ी की छत पर रखा सामान ही बर्फ से बाहर था, बाकी पूरी गाड़ी बर्फ में दबी हुई थी। काफी देर की कोशिश के बाद BRO के जवानों ने गाड़ी के आसपास जमी बर्फ हटाई। गाड़ी को रस्सी की मदद से एक मशीन से बांधा और धीरे धीरे उसे बाहर खींचने की कोशिश की गई। इस दौरान वहां मौजूद जवानों ने एक दूसरे का हौसला भी बढ़ाया। थोड़ी देर की कोशिश के बाद बर्फ में फंसी गाड़ी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तो चलिए 20 मिनट में 20 खबरों में अब बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। फ्रांस में नए सुरक्षा कानून के विरोध में पिछले कुछ दिनों से चल रहे प्रदर्शन हिंसक हो गए। नए कानून में फ्रांस की पुलिस को ज्यादा अधिकार दिए गए, जिसका कई संगठन पिछले कुछ दिनों से विरोध कर रहे हैं और अब उन संगठनों के प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया। सबसे ज्यादा बवाल फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ, जहां प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच बहुत देर तक झड़प चली। गुस्साए लोगों ने वहां की सड़कों पर जमकर आगजनी की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी ताबड़तोड़ आंसू गैस के गोले दागे। भीड़ में शामिल कुछ प्रदर्शनकारियों ने तो पुलिस पर पटाखों से भी हमला किया। पेरिस के कुछ इलाकों में शांतिपूर्ण तरीके से भी प्रदर्शन हुआ और वहां राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का पुतला जलाकर लोगों ने अपना विरोध जताया। हालांकि ज्यादातर जगहों पर भीड़ ने हिंसक प्रदर्शन किए। इन हिंसक प्रदर्शनों में कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया और कई दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई। पेरिस के अलग अलग इलाकों में सुबह से शुरू हुआ बवाल देर रात तक चलता रहा। नए सुरक्षा कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोगों को काबू में करने में वहां की पुलिस के पसीने छूट गए। मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में हाल ही में पेश हुए बजट के खिलाफ एक बार फिर जोरदार प्रदर्शन हुआ। विवादास्पद बताए जा रहे बजट को मंजूर करने के लिए लोगों ने राष्ट्रपति से इस्तीफे की मांग की और हजारों की तादाद में सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने सबसे पहले एक सरकारी बस को रोककर तोड़फोड़ की और फिर उसमें आग लगा दी।
लेकिन जब इतने से उनका गुस्सा कम नहीं हुआ तो वो उस पर लोहे के पाइप से हमला भी करने लगे। उन लोगों ने शहर की ऐतिहासिक इमारत नेशनल पैलेस के बाहर भी खूब बवाल मचाया और जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो वो सुरक्षा बल से भिड़ गए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और उस बजट की भी खूब आलोचना की जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को दिए जाने वाले फंड में कटौती जबकि सांसदों के भत्तों में इजाफा कर दिया गया। इस प्रदर्शन में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया जो हाथों में झंडे लेकर सुबह से ही नेशनल पैलेस के बाहर जमा हो गए, लेकिन दिन चढ़ते चढ़ते ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। इंडोनेशिया के लेम्बाटा द्वीप पर एक ज्वालामुखी में हुए तेज विस्फोट ने लोगों को दहशत से भर दिया। ज्वालामुखी फटते ही आसपास रहने वाले हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा क्योंकि इसने कुछ देर के लिए वहां अफरा तफरी मचा दी। इसकी जो तस्वीरें सामने आई उनमें आसमान में 4 किलोमीटर तक धुएं और राख का गुबार उठता देखा गया। ये विस्फोट वहां के लेम्बाटा द्वीप के माउंट इली लेवतलोक ज्वालामुखी में हुआ जिससे थोड़ी ही दूरी पर घनी आबादी वाला इलाका है। यही वजह रही कि तुरंत ही लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने का काम शुरू हो गया। बताया गया कि वहां से करीब 3000 लोग निकाले गए जिन्हें फिलहाल कैंपों में रखा गया है। ज्वालामुखी से किसी तरह के जानमाल का नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन एहतियातन वहां जाने वाली सभी उड़ानें रोक दी गईं और द्वीप के हवाई अड्डे को भी बंद कर दिया गया। बहरीन के साखिर में फॉर्मूला 1 रेस में हुए एक हादसे में 34 साल के एक खिलाड़ी की जान बाल बाल बच गई। रेस के दौरान उसकी कार एक दूसरी कार से भिड़ गई जिसके बाद उसकी कार बेकाबू होकर रेस ट्रैक के किनारे एक दीवार से टकरा गई और पलक झपकते ही वो आग के गोले में तब्दील हो गई। कार से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगीं जिसे देख वहां मौजूद लोग घबरा गए। घटना के फौरन बाद बचाव दल के लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने फटाफट आग बुझानी शुरू की। इस बीच भीषण लपटों से घिरी कार के अंदर से उसका ड्राइवर किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हुआ जिसे तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया गया। इस हादसे में वो बुरी तरह घायल हो गया। हालांकि अस्पताल में उसकी हालत अब पहले से बेहतर है। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय कार करीब 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही थी। इस घटना के बाद रेस को बीच में ही रोक दिया गया। हालांकि करीब 1.5 घंटे बाद उसे दोबारा शुरू कर दिया गया।